Okay, good morning, class. Welcome to the class of BLED first year, and myself Shreya Chandra. And today we will going to study about local government. कल हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें जानी कि वो कैसे बनते हैं, उनके डिविजन्स क्या होते हैं और प्लस वो उनके ऊपर किस तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, ठीक है। अब आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी दिस इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. And let's begin with the topic, that is local government. It says like that कि local government is the government of the village and district level. It is the government closest to the common people that involves in day-to-day life and attempt to resolve problems of ordinary citizens. यानी basically local government कौन सी government होती है? Local government is that government which is क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, यानी जो हम कॉमन पीपल हैं उनसे रिलेटेड है, यानी उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिजॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट किस लेवल पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि Democracy is in fact about meaningful participation and also about accountability. Hence, strong and vibrant local governments ensure both active participation and purposefully accountability. यानी जिस तरीके से हमारे सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी का पूरा ख्याल रखती है, उसी तरीके से जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी हमारी डेमोक्रेसी का पूरा ख्याल रखती है और पूरा पार्टिसिपेट करती है और अकाउंटेबिलिटी की जो बेस है उसको हमेशा फॉर्म रखती है, मतलब उसको हमेशा बनाए रखती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हर चीज़ का लेखा जोखा रखना, ठीक है, यानी कि हिसाब किताब सब पूरा 1 to all सारी चीज़ें मेंटेन करना। जैसे जिस तरीके से काम आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है उसी तरीके से पूरा का पूरा काम आपका लोकल गवर्नमेंट भी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि द हायरार्की ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज शोन इन द फॉलोइंग इमेज। अभी जो इमेज आपके सामने आएगी उसमें आप गवर्नमेंट किस तरीके से डिवाइडेड है वो चीज़ें आप उसमें देखेंगे। तो लेट्स सी जी, अब ये देखिए पहला जो डायग्राम है वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट का, पहला ब्लॉक है आपका यूनियन गवर्नमेंट का। फिर उसके नीचे आपका आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स, दैट इज one is पंचायत एंड द अदर इज नगर पालिका, ऑलराइट। अब पंचायत is also divided into various categories and नगर पालिका is also divided into various categories. इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और साफ देखते हैं कि पंचायत is divided into 3 different types of पंचायत, that is district पंचायत, intermediate पंचायत and village पंचायत. Then नगर पालिका is also divided into 3 types of कह लीजिए कैटेगरी, that is first sector is known as municipal corporation, second division is known as municipal council and the third is nagar panchayat, ठीक। तो this is the formation of the government, that is first is union government which is known as central government also, and central government is followed by the state government is followed by the local government, and local government is followed by panchayat and nagar palika, and panchayat is followed by district, intermediate and village panchayat, and nagar palika is followed by municipal corporation, municipal council and nagar panchayat. Is that clear? Now moving forward, let's start with evolution, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट का इजाद कहाँ से हुआ। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. इट सेज दैट इन 1882
in 1882, Lord Ripon, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी 1882 के टाइम में जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड रिपन। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, यानी इन्होंने एक कोशिश की, एक शुरुआत की टू फॉर्म इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब यहाँ पे आपको एक बात क्या पता चली कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो यू कैन आंसर दिस दैट इन 1882 लॉर्ड रिपन took the initiative to form elected local government body, यानी ये जो लोकल गवर्नमेंट बनती है जो हमने अभी पढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे, ये इसकी जो शुरुआत की वो किसने की, आपके लॉर्ड रिपन ने, जो कि 1882 के टाइम में इंडिया के वाइसरॉय थे। उन्होंने ये पहली दफ़ा ये लोकल गवर्नमेंट बनाने का इनिशिएटिव लिया। ठीक, फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द विलेज पंचायत्स वर इस्टेब्लिश। अब पहली दफ़ा जो विलेज पंचायत का इलेक्शन होता है वो पहली बार कब हुआ था, 1990 में, 1919 में विलेज पंचायत इस्टेब्लिश हुई इन मैनी प्रोविंसेस एंड द ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यानी अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई थी 1882 से और विलेज पंचायत की शुरुआत हुई थी 1919 से, और तब से ये विलेज पंचायत, जो पंचायत अभी चुनाव भी हाल में ही हुआ है, वो भी मतलब ये सब कब से चला आ रहा है आपका 1919 से चला आ रहा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 1882 से ही ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, जब हमारा संविधान बनाया गया था या संविधान तैयार हुआ था, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन्ड टू द स्टेट्स एंड इट वाज वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, जब हमारा संविधान बनाया गया था, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन्ड टू द स्टेट्स, तब जो है जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम था या लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था वो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, स्टेट को। यानी जो आज के टाइम में जो लोकल गवर्नमेंट बनती है और लोकल गवर्नमेंट जो काम करती है, उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब संविधान बना था, तब उस टाइम जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कौन निभाता था, वो स्टेट गवर्नमेंट निभाती थी। ठीक, और ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर ये प्रोविजन बनाया गया था। ठीक है, यानी इस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे कोई मुकर नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद a 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट was recommended for the rural areas। तो जब आज़ादी हमें मिली और इंडिपेंडेंस के बाद तो यहाँ पे एक और नया आइडिया निकल के आया कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको 3 टायर में बांटा जाए। 3 टायर का मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने पंचायती राज को 3 टायर में देखा गया, यानी 3 डिविजन्स में हमने देखा, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ऊपर हमने अभी डायग्राम में देखा था, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद ही इसको रिकमेंड करवाया गया। और कौन से एरियाज़ के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए। ठीक, जब ये रिकमेंड हुआ तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो अब हम देखेंगे। रिजल्टेंटली सम ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज। यानी 1960 में, आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो 1960 से जो पंचायती राज का जो 3 टायर जो सिस्टम था वो शुरुआत वहाँ से हो गई। और सबसे पहले जो पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम था उसको किसने अडॉप्ट किया, उसको गुजरात और महाराष्ट्र ने सबसे पहले अडॉप्ट किया। यानी गुजरात और महाराष्ट्र में आपका
3 टायर पंचायती राज सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे कितनी बातें पता चली, पंचायती राज के बारे में पता चला। ठीक, पंचायती राज कब शुरू हुआ था, लोकल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव किसने किया, कब शुरू हुआ, ये सारी बातें आपको पता चली। और पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम था वो भी कब शुरू हुआ और कौन से स्टेट ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया, ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। तो ये कहते हैं कि आफ्टर 1987 अ थॉरो रिव्यू मतलब किसी चीज का रिव्यू करना, किसी चीज को पढ़ना। ठीक, आफ्टर 1987 a thorough review of the functioning of local government institutions was initiated, and in 1989 the P.K. Thangan Committee, यहाँ पे कमिटी के बारे में बताया गया, बहुत सारी यहाँ पे कमिटी हैं जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर काम किया। ठीक है, तो पीके थंगन कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहाँ पर जब 1960 में जब पंचायती राज आपका उसमें एग्जीक्यूशन में आ गया, तो उसके बाद 1987 में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी किस लिए बनाई गई और उस कमेटी का क्या नाम था, उस कमेटी का नाम था पीके थंगन। ठीक, तो ये जब कमेटी बनाई गई तो ये कमेटी किस लिए बनाई गई कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर रिसर्च या उसके ऊपर पढ़ाई करने के लिए, आप समझ सकते हैं अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो पढ़ाई करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। अब पढ़ाई इन द सेंस व्हाट, कि जो लोकल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट को जिस तरीके से बनाया गया है, वो जिस तरीके से काम कर रही है उस पे नज़र रखना कि वो सही तरीके से काम कर रही है, उसके काम करने के ढंग में कोई चेंजेस की ज़रूरत है या कोई गलत तरीके से काम कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिव्यू के तौर पर 1987 में पीके थंगन कमेटी ने किया। ठीक, फाइनली इन 1992 द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई छोटी सी चीज हम जब चेंज करना चाहते हैं तब हम उसे कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक, तो इसका मतलब कहीं भी अगर आप अमेंडमेंट वर्ड देखें तो उसका मतलब होता है कि कुछ चेंज करना। ठीक है, कोई चीज चेंज करना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फाइनली इन 1992 द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिव्यू हो गया, पीके थंगन कमेटी ने जब 1987 और 1989 तक पूरा रिव्यू कर लिया, तब जाके उनके रिव्यू पर जब फाइनली कह लीजिए फाइनली परमिशन मिली, तो वो कब मिली, वो मिली हमें 1992 में। अब किस तरीके की परमिशन, यानी जैसे उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पे रिसर्च किया, काम किया, पढ़ाई की कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके काम करने का ढंग क्या है, कोई चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं, मतलब पूरा अपना जो फीडबैक था, जैसे जब कोई मूवी रिलीज होती है तो क्रिटिक्स लोग होते हैं वो अपना रिव्यू देते हैं, उसी तरीके से ये जो कमेटी बनी थी थंगन कमेटी, उसने भी अपना लोकल गवर्नमेंट के काम करने पे अपना रिव्यू बनाया। ठीक, अब रिव्यू बनाया तो इसका मतलब कि उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए, कुछ सजेशंस दिए गए, तो वो सजेशन जब पार्लियामेंट में बताए गए तो लोगों ने उसकी सहमति रखी और तब वो अमेंडमेंट हुआ, यानी तब वो चेंजेस हुए। ठीक, तो ये चेंजेस कौन से ईयर में हुए, 1992 में हुआ। ऑलराइट, अब 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है, 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक, जो 73rd अमेंडमेंट था, यानी 73rd चेंज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का जो दायित्व है वो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पर जब 73rd अमेंडमेंट किया गया तो वो लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में थी उसके संदर्भ में किया गया।
which are also known as पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ऑलराइट, तो 70 अगर अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट कौन सा किसके लिए किया था या 73rd अमेंडमेंट क्यों किया गया था, तो यू कैन इजली नाउ आंसर कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट किया गया और लोकल गवर्नमेंट ऑफ फॉर द रूरल एरियाज यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट किया गया. फिर यहाँ पे बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की. तो 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, यानी नगर पालिका. यहाँ पे देखिए रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं पंचायती राज, और जो अर्बन एरियाज में यानी जो क्या कहते हैं कि आपके सिटीज़ में जो गवर्नमेंट लोकल होती है उसे हम कहते हैं नगर पालिका. ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट में आपके पंचायती राज में अमेंडमेंट के लिए बात कही गई थी और 74th अमेंडमेंट में आपके नगर पालिका के लिए बात कही गई है. ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि चलिए देखते हैं कि पंचायती राज क्या है. तो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट की बात यहाँ पे फिर से आ जाएगी क्योंकि वहीं से शुरुआत हो गई पंचायती राज की अमेंडमेंट की, चेंजेस की. शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो गई थी लेकिन इसमें जो चेंजेस हुआ उसकी बात यहाँ पे हो रही है. ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग द 73rd अमेंडमेंट ऑल स्टेट्स नाउ हैव अ यूनिफॉर्म 3-tier पंचायत राज स्ट्रक्चर. यानी अब पहले 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर किसने अडॉप्ट किया था? गुजरात और महाराष्ट्र ने. लेकिन अब यहाँ पे जब 73rd अमेंडमेंट हुआ तो यहाँ पे कहा गया कि अब जितने भी स्टेट हैं वहाँ सब में 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर होगा. यानी यहाँ पे अब आपको किस चीज़ की जानकारी दी जा रही है? जो 73rd अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ किसके द्वारा हुआ? पीके थंगल कमेटी के द्वारा. कब हुआ? 1992 में. ठीक, तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है कि 73rd अमेंडमेंट में ये बात कही गई कि अब जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे किस तरीके का लोकल गवर्नमेंट अडॉप्शन होगा? 3-tier पंचायती राज. और पंचायती राज यानी रूरल एरियाज और नगर पालिका यानी अर्बन एरियाज. ठीक, अब पंचायती राज को 3-tier में किस तरीके से बांटा गया वो देखेंगे. पहला जो है वो है ग्राम पंचायत एट द बॉटम लेवल. ठीक, फिर मंडल है आपका जिसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं. ये है आपका मिडिल इंटरमीडिएरी लेवल. और थर्ड है आपका जिला पंचायत यानी एट द टॉप लेवल. तो सबसे नीचे आपका आ गया ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर आ गया आपका मंडल और उसके ऊपर आ गया आपका जिला पंचायत. ठीक, तो इस तरीके से 3 डिविजन्स में पूरा पंचायती राज डिवाइडेड है. फिर उसके बाद आप देखते हैं अ ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज. ठीक, ग्राम पंचायत क्या कवर करता है? या तो कोई एक गांव कवर करेगा या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ गांव कवर करेगा. ठीक है, फिर जो दूसरा लेवल है वो है आपका इंटरमीडिएरी लेवल. ये क्या है कि इंटरमीडिएरी लेवल इज द मंडल कवर ब्लॉक दैट इज ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत. ठीक है, फिर जिला पंचायत क्या है? कवर्स द एंटायर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट. यानी जिला पंचायत क्या? एक पूरा जिला, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या है? गांव को कवर करता है या ग्रुप ऑफ गांव को कवर करता है. और इंटरमीडिएरी क्या है? ग्रुप ऑफ पंचायत को कवर करता है. ठीक, और जिला पंचायत क्या है? ग्रुप डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. सॉरी. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर 5 years टर्म. अभी जैसे हाल ही में आपका इलेक्शन हुआ है तो उसमें क्या किसने वोट किया है? उसमें सिटीजन्स ने ही वोट किया है. राइट, तो जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस होते हैं यानी पंचायती इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों के द्वारा ही इलेक्शन करवाए जाते हैं. जो हम सिटीजन्स हैं, हम गांव के लोग हैं, हम शहर के लोग हैं, हम लोग जाके वहाँ पे वोटिंग करते हैं
और जो भी सिलेक्शन मतलब जो भी सेलेक्ट होता है मुखिया, वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है, ठीक है, 5 साल के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व्ड फॉर द विमेन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है उसमें मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो भी इलेक्शन होने जा रहा है, जो पंचायती इंस्टीट्यूशन से जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पे ऑलरेडी 1/3 पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ जितने भी सीट्स हैं उसका 1/3 सीट रिजर्व किसके लिए रहेगा? औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक। 29 subjects of 11th schedule of the constitution which were earlier in the state list are transferred to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो 29 सब्जेक्ट यानी जो शेड्यूल कहा गया है वो किस लिए कहा गया है? क्योंकि पहले जो लोकल गवर्नमेंट का काम करता था वो कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट करता था। तो ये पहले किसके पास सारी जो काम है, जो पावर है, वो सब पहले किसके पास थी? वो सब पहले इसके स्टेट लिस्ट के पास थी, यानी स्टेट के पास थी। अब वो शिफ्ट हो गया और अपना अलग पंचायती राज के पास पहुंच गया, ठीक है। ये पूरा था आपका 73rd अमेंडमेंट ही था। अब हम आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट वॉज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहैबिटेड बाय द आदिवासीज populations in many states of India. However, a separate provision was passed in 1996 for these areas. अब होता क्या है कि हमारा जो देश है उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपके माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, और आपके SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं। तो ये जो आदिवासी पॉपुलेशन है इसने पंचायती राज को अपने एरिया में आने नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी तत्व हमारे एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, एक्सप्लोर करने की भी अपने आप को कोशिश नहीं करते हैं। तो और ना ही ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था, जो 73rd अमेंडमेंट में बात कही गई थी कि सारे स्टेट्स में पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम एप्लीकेबल होंगे, वहीं पे कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी पॉपुलेशन थी। तो जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन थी वहाँ के लोगों ने पंचायती राज 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, ठीक। तो इस चीज़ पे फिर से काम हुआ, तब जाके फाइनली प्रोविजन एक पास हुआ, यानी एक प्रोविजन कह लीजिए, एक पॉलिसी पास हुई, जो कि पास हुई आपकी 1996 में, ठीक। अब ये क्या हुआ? द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड इंडिपेंडेंट of Election Commission of India who would be responsible for conducting elections in the पंचायती राज institutions। तो यहाँ पे अगर पहले वाले पॉइंट की बात करें तो 1996 में बहुत काम करने के बाद कुछ बातें आदिवासी पॉपुलेशंस के सामने रखी गई, उनको समझाया गया, तब जाके वो माने कि ठीक है यहाँ पर भी हम पंचायती राज 3 टायर एप्लीकेबल करवा देंगे, क्योंकि उनको ये समझाया गया कि जब आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी तो आपको जो भी परेशानी होगी वो आप लोकल गवर्नमेंट से कर सकते हैं और वो लोकल गवर्नमेंट आपकी परेशानी को पूरा करेगी, ठीक है, उसका हल ढूंढेगी, आपको बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद जब पंचायती राज के अब इलेक्शंस भी होने थे, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो मॉनिटर बनाएगा ना जो कंट्रोल करेगा। उसी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी मुखिया बनाना का प्रोसेस था, जो 5 साल के लिए इलेक्शन करवाया जाता था, जो 5 साल के लिए रहता था और 5 साल के लिए पूरा काम करता था अपने गांव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन का क्या कहते हैं कि एक कमिश्नर अलॉट होता है जो कि पूरे इलेक्शन की
जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे काम होगा। तो ये जब पंचायती राज का इलेक्शन होने की बात आती है, तब उसके लिए जो कमिश्नर अलॉट होता है इलेक्शन कमीशन में, वो कौन अलॉट करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कमिश्नर अलॉट होता है जो पंचायती राज के थ्रू यानी पंचायती इलेक्शंस हर गांव में करवाता है। ठीक है। The state government is required to appoint a state finance commission once in a 5 year। तो अब स्टेट गवर्नमेंट का एक और आपको काम पता चल रहा है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन अलॉट करता है 5 साल के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारी फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करता है। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहाँ से पैसे लेगी? वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से ही लेगी। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में कोई तो एक मीडिएटर होना चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट की बात स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, जो भी फंड्स उनको चाहिए, जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो ये सब कौन करता है? ये सब स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक, जो कि अपॉइंट होता है 5 ईयर्स के लिए। अब हम बात करते हैं नगर पालिका की। तो 74th अमेंडमेंट में नगर पालिका की बात कही गई। ये क्या कह रहे हैं कि The 74th Amendment dealt with अर्बन लोकल बॉडीज, यानी नगर पालिका और म्यूनसिपैलिटी जो होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, और नगर पालिका आपके अर्बन एरियाज से संबंधित है। The Census of India defines an urban area as a minimum population of 5,000। अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेंसस के द्वारा अर्बन एरिया को डिफाइन कर दिया गया। ठीक, अगर वो एरिया 5,000 पॉपुलेशन है, कोई एरिया है उसकी 5,000 पॉपुलेशन है, तब वो अर्बन एरिया के अंडर आएगी। एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस। फिर से देखिए ये पॉइंट, एटलीस्ट 70% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 75% जो पुरुष होंगे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए, तब वो अर्बन एरिया कहलाएगा। अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो रहने का जो एरिया ये बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पर पर्सन 400 स्क्वायर किलोमीटर पे हर आदमी मौजूद होना चाहिए। ठीक है। एज पर द 2011 सेंसस अबाउट 31% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये पता चला कि 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है? वो अर्बन एरियाज में रहती है। As per the 2011 census, about 31% of India's population lives in urban areas. Many provisions of 74th are similar to 73rd amendment। यानी कहीं ना कहीं जो 73rd और 74th में जो amendments हुए हैं वो लगभग सेम टू सेम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ किसका है? पंचायती राज और नगर पालिका का। ठीक, the functions of नगर पालिका have been listed in 12th schedule of constitution। The Indian population has 16.2% scheduled caste and 8.2% scheduled tribes, and accordingly the seats for both SC and ST are reserved in local government। ठीक है, यानी लोकल गवर्नमेंट में SC और ST के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो ये सब कुछ था आपका लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी बातें इसमें पता चल गई कि लोकल गवर्नमेंट बेसिकली किस तरीके से बनती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से वहाँ पे चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चली। और सबसे मेन बात जो यहाँ पे है वो है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के बारे में आपको पता चला। किसने इस पे स्टडी किया था वो कमेटी आपको पता चली, यानी पीके थंगन ने इस पे कमेटी बनी थी जिस
पे रिव्यू इन्होंने पंचायती राज पे दिया था, और ये काम कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक। और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ? वो 1992 में हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद 1960 में सबसे पहले जो पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है उसको लिया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया आपको कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पंचायत, विलेज पंचायत का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1919 से ही शुरू हो गया था, और 1935 के तहत वो कंटिन्यू रहा। और जो लोकल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो किसने शुरुआत करी थी? उसकी शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड रिपन ने। कब करी थी? 1882 में। और लॉर्ड रिपन क्या थे? उन्होंने क्यों किया था? वो उस वक्त यानी 1882 में वो इंडिया के वॉइस रॉय थे। ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरीके से डिवीजन है। तो ये हमने सबसे पहले जाना कि सबसे ऊपर लेवल पे कौन रहता है? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, और तब उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। और लोकल गवर्नमेंट को भी 2 डिवीजन में बांटा गया, एक पंचायत और एक नगर पालिका। पंचायत आपका विलेज से एफिलेटेड होता है, और जो नगर पालिका है वो आपका अर्बन एरियाज से। पंचायत को भी 3 टायर सिस्टम में बांटा गया, डायरेक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट और विलेज पंचायत। डायरेक्ट पंचायत को आप ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, ठीक। और विलेज पंचायत को आप जिला पंचायत भी कह सकते हैं। फिर नगर पालिका आपका 3 डिवीजन में डिवाइडेड है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ठीक है। ये सारी बातें थी, और साथ ही साथ हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना, उसका मीनिंग जाना कि लोकल गवर्नमेंट क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, और वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है कॉमन पीपल के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। और अब आपका तीनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट के बारे में अब आपको पता चल गया है, ठीक। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।